गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। लास्ट टाइम हमने अपने 12th बिजनेस से जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे थे वो थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें हमने मिस्टर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स जो 7 प्रिंसिपल थे वो डिस्कस किए थे। आज हम उनके रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे पास टेलर के प्रिंसिपल होंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग उनका 8 प्रिंसिपल है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, एक सेंट्रलाइजेशन है, एक डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का मीन होता है कि पावर रिमेन टू द सीनियर। पावर जो है हमेशा सीनियर के पास रहेगी। जैसे मान लीजिए ए इज द सीनियर एंड बी सी डी आर द जूनियर। तो ए ने कभी अपनी पावर बी सी डी ई को नहीं दी, उसने पावर को हमेशा कहाँ रखा, अपने पास रखा। वो ये सोचता है कि सिर्फ मैं ही एक समझदार व्यक्ति हूँ, मैं ही डिसीजन ले सकता हूँ, मेरी ही कंपनी है, मैं कभी अपनी पावर अपने जूनियर को नहीं दूंगा। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पावर हमेशा सीनियर के पास ही रहती है। ठीक है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सक्सेसफुल है जहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन लो हो, तो ऐसे चल जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन होता है पावर जो है अपने जूनियर्स में बांट करके अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देना। जैसे कि बी सी डी ई मेरे पास जो है बहुत अच्छे स्किलफुल टैलेंटेड वर्कर है, मैंने अपनी सारी पावर इनको दे दिया। अब ये लोग आपस में कम्युनिकेट करके डिसीजन ले लेते हैं और अब मैं जो हूँ मैं अब फ्री हो चुका हूँ, ऊपर बैठ गया हूँ। अब मैं जो है सिर्फ ये देखता हूँ कि बी सी डी ई ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन भी बी सी डी ई लेते हैं, मैं तो सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ देखता हूँ। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होती है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन आपको कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ले सकते हैं। रतन टाटा जी रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी कोई भी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का कोई भी पर्सन अब उसको बिजनेस को नहीं संभालता। जो कंपनी की पूरी कमान है उसके कुछ सीनियर्स एग्जीक्यूटिव्स को चली गई। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मीन होता है कि कंपनी में एक फॉर्मल पाथ बनाया जाना चाहिए जिसके थ्रू हमें बात करनी चाहिए। ये एक डेलिबरेटली क्रिएटेड होता है, कंपनी से अपनी इच्छा से बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी के पास में कुछ एम्प्लॉइज हैं लाइक ए बी सी डी ई एफ जी। अगर मान लीजिए बी को कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है एफ के साथ, तो इन दैट केस बी को पहले वो चीज़ सी को बतानी पड़ेगी, सी से डी तक जाएगी, डी से ई तक जाएगी, ई से एफ तक जाएगी, फिर बात एफ से घूम के ई तक आएगी, फिर ई से डी तक आएगी, फिर डी से सी तक आएगी, देन इन द एंड बी को वो बात कम्युनिकेट होगी। ये एक स्केलर चेन है, हर एक कंपनी को ये अपनाना चाहिए। फॉर्मल पाथ है बात करने को और हमेशा इसी तरीके से करना चाहिए। बट हेनरी फ्योल ये भी समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन दैट केस उन्होंने एक बीच का रास्ता भी निकाला, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक जो है उसके अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर सेम लेवल पे 2 व्यक्ति हैं, सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, सेम लेवल के हैं, तो वो व्यक्ति अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेट करके आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बी को कोई बात एफ के साथ कम्युनिकेट करनी है तो बी को पहले सी को अपने फेवर में लेना होगा, एफ को पहले ई को अपने फेवर में लेना होगा। जब ये लोग एक दूसरे के फेवर में आएंगे तो आपस में जो है बी और एफ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ये गैंग प्लान क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर से हेनरी फ्योल का मीन है कि हर एक चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में एक जगह पे होनी चाहिए। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं कभी तो देखते हैं कि बुक्स एक प्रॉपर ऑर्डर में होती है। हमने कोई फिलोसफीज़ की बुक पढ़नी है, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, कोई कॉमर्स बुक्स हमें रीड करनी है, कोई साइंस बुक रीड करनी है, तो एक प्रॉपर सिक्वेंस में होती है और हम जाते में फटाफट वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए सारी बुक्स को एक जगह पे रख दिया जाए और उनको कोई उनका मैनर ना हो, तो इन दैट केस आपको एक सिंगल बुक को आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो इन दैट केस एक ऑर्डर होता है, हर एक चीज़ का एक ऑर्डर होता है, हर एक चीज़ वहाँ पे मिलनी चाहिए ताकि जब भी हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो हम तभी उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में बहुत बार पूछा जाता है। इक्विटी का मीन है कि कंपनी में कभी भी किसी भी एम्प्लॉई के साथ इनइक्वालिटी बिहेव नहीं करना चाहिए। मेल फीमेल के बेस पे, रिलीजियस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, नेचर के बेस पे या फिर
ओल्ड या न्यू के बेस पे कभी उनके बीच में एक जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कब अपने मेल और फीमेल दो आपके पास मैनेजर थे, लेकिन आपने कल को देखा कि फीमेल मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेल कम कर रहा है, बट फिर भी आपने मेल मैनेजर का प्रमोशन इस बेस पे कर दिया कि फीमेल जो मैनेजर्स होते हैं उनको प्रमोशन हम देंगे तो मे भी वो अच्छा काम ना कर सके। तो यहाँ पे आपने जेंडर के बेस पे इनइक्वालिटी कर दी, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ गुड कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट वन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से मीन है कि आपने जिस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में हायर किया तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ना तो कभी ऐसी आपके पास टाइम आए कि आपको उस एम्प्लॉय को अपनी जॉब से हटाना पड़े, और ना ही वो कभी एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के जाए। तो आपको ये मेक श्योर करना है कभी भी अपने एम्प्लॉय को छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए एक एम्प्लॉय को हायर करने में, उसे ट्रेंड करने में कंपनी की बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। और अगर आपका एम्प्लॉई आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाता है, जिसके पीछे रीजन हो सकता है सैलरी, या आपका अच्छा बिहेव नहीं होना, या फिर उसे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ना दिखना, इन दैट केस वहाँ पे फॉल्ट में आप है। या फिर आपने अपने एम्प्लॉय में अगर कोई प्रॉब्लम देखी है तो उसको आप सुलझाने की कोशिश करें, उस एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करें, बट ऐसा ना करें कि उस एम्प्लॉय को आप छोड़ दें। इन दैट केस आपकी काफ़ी जो एक्सपेंस है वो उस एम्प्लॉय के साथ चला जाएगा। क्लियर है। तो मेक श्योर करें योर एम्प्लॉय नेवर बी चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इनिशिएटिव, देखिए इनिशिएटिव का मीन होता है एक और पार्टिसिपेशन। हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर को अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट कराएं। देखिए पता नहीं चलता एकदम से कौन व्यक्ति आपको एक अच्छा आइडिया दे दे और वो आपकी कंपनी को कहाँ पहुँचा दे। क्लियर है। आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को एक आइडिया कंपनी जो कम्युनिकेशन फील्ड में है, इसे खोलने का जो एक आइडिया था उनके एक मैनेजर ने ही दिया था। ठीक है। तो उससे देखिए उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो इन दैट केस हमें अपने वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा ये मोटिवेट करना चाहिए कि उन्हें भी डिसीजंस लेने में मदद करनी चाहिए। इन दैट केस हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो इंकरेज होता है, मोटिवेट होता है। भले आप उसकी बात ना माने बट फिर भी उसको इन्वॉल्व करें ताकि उसको मोटिवेशन मिलता रहे। एंड द लास्ट वन इज एस्ट्रिड दे क्रोड्स, इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है सिनोनिमस यूनिटी स्ट्रेंथ। हमें हमेशा सबके साथ मिल करके, सबको साथ लेकर के काम करना चाहिए, अलग अलग काम नहीं करना चाहिए। अगर सभी मिल करके काम करेंगे तो इस एकजुटता को, इस यूनिटी को कोई नहीं तोड़ पाएगा और डेफिनेटली फर्म को प्रॉफिट होगा। और आपकी कंपनी का एम्प्लॉय इंडिविजुअल प्रॉफिट की तरफ, बेनिफिट की तरफ भाग रहा है, इन दैट केस डेफिनेटली आपकी कंपनी को लॉस होगा, कभी हम मिल के काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ही हमारे पास रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल थे, पहले 7 हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आपको इनको करना है और सीखना है हेमस्फीयर के प्रिंसिपल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।